नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रुबिका लियाकत। आज हम सबसे पहले मुंबई के उस क्रूज ड्रग्स कांड की बात करेंगे जिसमें शाहरुख खान के साहबजादे आर्यन खान को आरोपी बनाया गया था। आर्यन खान तो जेल से जमानत पर छूटकर अपने घर आ गए हैं, लेकिन यह केस हर रोज एक नया ट्विस्ट, एक नया मोड़ ले रहा है। एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं जिनका नाम है नवाब मलिक। वो सिर्फ नेता नहीं है एनसीपी के, वो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी हैं। इस केस में नवाब मलिक का पहले दिन से बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के खिलाफ है, क्योंकि एनसीबी ने इसी साल जनवरी में उनके दामाद समीर खान को गिरफ्तार किया था। अब आर्यन केस के बहाने नवाब मलिक को एनसीबी के खिलाफ बोलने का मौका मिल गया है और इसीलिए वो बोल रहे हैं, जमकर बोल रहे हैं। नवाब मलिक ने इस केस को पहले दिन से वसूली कांड बताया है और अब ऐसे गवाह भी सामने आ रहे हैं जो इन वसूली कांड के आरोपों को सच बता रहे हैं। और इन सभी आरोपों के घेरे में एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े हैं। दूसरी तरफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से वसूली कांड की जांच के लिए विजिलेंस की एक टीम भी बना ली गई है, जिसने आज से जांच शुरू भी कर दी है। इस उलझे हुए केस की कड़ियों को सुलझाने की कोशिश करती हमारी इस रिपोर्ट को देखिए। समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। फर्जीवाड़ा करके सरकारी नौकरी हासिल की, फर्जी मामले में लोगों को फंसाया जाता है। लास्ट 18 तक फाइनल कर, क्योंकि अपने को 8 वानखेड़े साहब को देना है। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। थैंक यू। ओके। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की जुबानी जंग में आज एक और वार हुआ है। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की पत्नी की बहन के खिलाफ एक केस का जिक्र किया और ट्वीट किया, समीर दाऊद वानखेड़े, क्या आपकी पत्नी की बहन हर्षदा दीनानाथ रेडकर किसी ड्रग्स के धंधे में शामिल है? आपको जरूर जवाब देना चाहिए, क्योंकि उनका केस पुणे की अदालत के समक्ष पेंडिंग है और ये सबूत है। इसके साथ ही नवाब मलिक ने केस की सुनवाई की तारीख की जानकारी से जुड़े दस्तावेज भी ट्वीट किए, जिनमें हर्षदा दीनानाथ रेडकर का नाम लिखा है और साथ ही 2008 में हुई पहली सुनवाई और मार्च 2022 में होने वाली अगली सुनवाई की तारीख दर्ज है। मैंने ट्वीट द्वारा एक सवाल खड़ा किया है कि ये महिला कौन है, इससे आपका क्या संबंध है? क्या पुणे के केस में कोई ड्रग का मामला इन पर पेंडिंग है और उसकी तारीख मार्च के 2022 में है क्या? हमें लगता है वानखेड़े साहब को इसका खुलासा करना चाहिए। इस पर समीर वानखेड़े की तरफ से जवाब दिया गया है कि जनवरी 2008 जब का ये केस है, मैं उस वक्त नौकरी में भी नहीं था। मेरी क्रांति रेडकर से 2017 में शादी हुई है, तो फिर मैं इस केस से किसी भी तरह से कैसे जुड़ सकता हूं? देखिए, ये जो पूरा मामला है ये 13 साल पुराना मामला है। 14 जनवरी 2008 के समय का ये मामला है। हर्षदा रेडकर, जो कि क्रांति रेडकर की बहन है, समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर की बहन है, उनके ऊपर एक एनडीपीएस का आरोप लगा हुआ है और ये मामला कोर्ट में लंबित है, जिसको लेकर नवाब मलिक ने ट्वीट भी किया है और आरोप भी लगाया है कि पहले समीर वानखेड़े इस पर स्पष्टीकरण दे। कहीं ना कहीं नवाब मलिक जो है वो हर तरीके से, चाहे परिवार का मामला हो, चाहे उनकी निजी जिंदगी का मामला हो, उनके कास्ट का मामला हो, धर्म का मामला हो, या आरोप लगाकर कि जाति प्रमाण पत्र फर्जी है, उस आधार पर नौकरी पाई, ऐसे लगातार हमलावर रहे हैं समीर वानखेड़े को लेकर। नवाब मलिक के आरोपों की वजह से पहले से ही समीर वानखेड़े की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। उनके खिलाफ इस वक्त एनसीबी की विजिलेंस टीम भी जांच कर रही है, तो मुंबई पुलिस की एक एसआईटी ने भी जांच शुरू कर दी है। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल ज्ञानेश्वर सिंह हैं, जिन्हें समीर वानखेड़े की जांच के लिए बनाई गई विजिलेंस टीम का हेड बनाया गया है। इस टीम ने आज से ही अपनी जांच शुरू की है और ज्ञानेश्वर सिंह आज सुबह 7 बजे की फ्लाइट से दिल्ली से मुंबई रवाना हुए। लेकिन यह समझना बहुत जरूरी है कि इस जांच की जरूरत क्यों महसूस हुई। आर्यन ड्रग्स केस का यह कैरेक्टर आपको जरूर याद होगा, प्रभाकर सैल। यह किरण गोसावी का बॉडीगार्ड था और किरण गोसावी वो शख्स था जिसे एनसीबी ने क्रूज पर पकड़ी गई ड्रग्स में किए गए पंचनामे का गवाह बनाया था। प्रभाकर सैल ने मीडिया के सामने आकर सनसनी फैला दी थी कि आर्यन के फंसने के बाद वसूली का प्लान बनाया गया था। हम लोग वहां से निकले लोअर परेल के लिए,
लोअर परेल में जाते जाते किरण सर का सैम से मोबाइल पे बात चल रहा था कि सैम एक काम कर 25 का बॉन्ड डाल, लास्ट 18 तक फाइनल कर, क्योंकि अपने को 8 वानखेड़े साहब को देना है। प्रभाकर सैल ने बताया कि जब इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल से आर्यन खान को पकड़कर यहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के इस दफ्तर में लाया गया, उसके बाद एक वसूली की प्लानिंग बनाई गई कि अगर आर्यन खान को इस मामले में नहीं गिरफ्तार किया जाना है तो इसके लिए वसूली की जाएगी शाहरुख खान से, और इसके लिए संपर्क किया गया शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी से। इन्हीं आरोपों की जांच के लिए एनसीबी के अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह मुंबई पहुंचे हैं, जिन्होंने अपनी जांच शुरू भी कर दी है। वो तुरंत उन जगहों पर गए जिनका जिक्र वसूली कांड के आरोपों में आया था। जैसे प्रभाकर सैल ने ये आरोप लगाया था कि शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी से लोअर परेल में मुलाकात हुई थी, इसीलिए ज्ञानेश्वर सिंह यहां पहुंचे और यहां मुआयना किया। हमारी विजिलेंस टीम दूसरी बार मुंबई जांच के सिलसिले में आई है। आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने विभिन्न घटना स्थलों का निरीक्षण किया, जो कि जांच के लिए आवश्यक है, क्योंकि जांच की सारी कड़ियां जोड़ने के लिए घटना स्थल से जुड़ी हुई जानकारी और उसकी ज्योग्राफी हमें एविडेंस को लिंक करने में। इसके बाद ज्ञानेश्वर सिंह और उनकी टीम उस क्रूज पर भी पहुंची जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई, यानी जिस क्रूज पर आर्यन और उनके दोस्त पार्टी कर रहे थे और जहां एनसीबी का छापा पड़ा था। जो दिल्ली से एनसीबी की विजिलेंस टीम पहुंची हुई है, वो जगह जगह पर मुआयना कर रही है। जो आरोप प्रभाकर सैल ने लगाए थे कि इस पूरे मामले में पैसे जो है वो पूजा ददलानी से लिए गए थे, केपी गोसावी, सैम डिसूजा और मनीष भानुशाली इसमें मौजूद थे, और उसके बाद अब जो है विजिलेंस की टीम इस पूरे मामले में वसूली कांड की जो है वो जांच कर रही है। और इस वक्त क्रूज टर्मिनल पर एनसीबी की जो विजिलेंस टीम है वो ज्ञानेश्वर सिंह जो अधिकारी है उनके नेतृत्व में यहाँ पर पहुंची हुई है। जगह जगह पर स्पॉट विजिट किया जा रहा है और ये समझने की कोशिश की जा रही है कि जो बात प्रभाकर सैल ने अपने एफिडेविट में कही थी वो स्पॉट कहाँ है, वहां पर क्या क्या आजू बाजू में चीजें थी, ये सभी चीजों का मुआयना करने के लिए टीम यहाँ पर पहुंची है। देखिए, समीर वानखेड़े की जांच के लिए बनी विजिलेंस की इस टीम ने आज कई सारी जगह पर जाकर मुआयना किया, कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की। हो सकता है कि आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा हो कि एनसीबी की टीम उन जगहों पर गई क्यों जहां ये कहा जा रहा था कि यहां रिश्वत दी गई, क्योंकि ये कोई ऐसी जगह तो है नहीं या होगी नहीं जहां कोई संगीन अपराध हुआ हो जिसमें सीन रिक्रिएट किया जाए। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि ये प्रोटोकॉल होता है और उसके तहत ही जांच से पहले उन सभी जगह पर जाना ज़रूरी होता है जहां का जिक्र घटना में कथित तौर पर किया गया हो। कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि समीर वानखेड़े की मुश्किलें अब बढ़ रही हैं, क्योंकि समीर वानखेड़े की जांच सिर्फ एनसीबी की विजिलेंस टीम ही नहीं कर रही है, बल्कि मुंबई पुलिस ने भी जांच के लिए एक एसआईटी यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बना ली है, जो इस पूरे केस में हुई कथित वसूली की जांच कर रही है। यानी कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े पर गिरफ्तारी की तलवार लटक भी रही है। लेकिन मुंबई पुलिस की एसआईटी के राजनीतिक उद्देश्यों से इनकार नहीं किया जा सकता। एक दूसरी टीम भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये टीम है मुंबई पुलिस की। मुंबई पुलिस ने प्रभाकर सैल के आरोपों की जांच के लिए एक एसआईटी गठित की है और इस एसआईटी ने भी प्रभाकर सैल का एक विस्तृत बयान लिया है। जब मुंबई पुलिस ने अपनी एसआईटी गठित की तो उसके बाद समीर वानखेड़े को ऐसा लगा कि मुंबई पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर सकती है और इसके लिए उन्होंने जाकर अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने समीर वानखेड़े को राहत दी और ये कहा कि अगर मुंबई पुलिस को समीर वानखेड़े को गिरफ्तार करना है तो कम से कम 3 दिनों पहले उन्हें इत्तला किया जाना चाहिए। इस पूरे वसूली कांड में शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी की गवाही सबसे ज्यादा अहम है। पूजा डडलानी ही वो शख्स है जिसका नाम किरण गोसावी का बॉडीगार्ड प्रभाकर सैल भी बार बार ले रहा था। मुंबई पुलिस भी पूजा डडलानी का इंतजार कर रही है। मुंबई पुलिस के सूत्र बताते हैं कि अब तक की जांच में उन्होंने पाया है कि इस पूरे मामले में पैसों का लेन देन हुआ है, एक्सटॉर्शन यानी कि जबरन वसूली हुई है और ऐसे सबूत भी मुंबई पुलिस की एसआईटी को मिले हैं। लेकिन अब तक
कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, यानी कि कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक इस मामले में कोई शिकायतकर्ता सामने नहीं आया है जिसने कि पैसे दिए हों। और प्रभाकर सैल के मुताबिक पैसे देने वाली महिला है पूजा डडलानी। तो जब तक पूजा डडलानी खुद पुलिस के सामने आकर ये नहीं कहती कि मुझसे जबरन उगाही की गई है, मैंने पैसे दिए हैं, तब तक इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती। मुंबई पुलिस अब एक एक करके इस पूरे केस से जुड़े लोगों को समन भेज रही है और ऐसे ही एक शख्स हैं सुनील पाटिल, जो क्रूज ड्रग्स केस में अपना बयान दर्ज कराने मुंबई पुलिस के एसआईटी के सामने पेश हुए हैं। सुनील पाटिल के मुताबिक उनके पास मनीष भानुशाली का फोन आया था। मनीष भानुशाली वो शख्स है जो रेड में पंचनामे के गवाह हैं। सुनील पाटिल के मुताबिक उनसे एनसीबी का कोई संपर्क सूत्र मांगा गया था, जिसके बाद सुनील पाटिल ने सैम डिसूजा का नंबर दिया। सुनील पाटिल के मुताबिक सैम डिसूजा के एनसीबी से अच्छे संबंध थे। असल में सैम डिसूजा एनसीबी का मुखबिर बताया जाता है और यह भी बताया गया कि एनसीबी को क्रूज पार्टी और उसमें ड्रग्स के इस्तेमाल की जानकारी सैम डिसूजा ने ही दी थी और उसी ने गोसावी और प्रभाकर को एनसीबी के अफसरों से यह कहकर मिलवाया था कि ये दोनों मदद करेंगे। अब यही कहानी सुनील पाटिल बता रहा है, लेकिन अपना पल्ला झाड़ रहा है। ये लोग सब साथ में थे ना, मनीष भानुशाली, सैम डिसूजा, किरण गोसावी। वो दिन एनसीबी के ऑफिस से कंटिन्यू साथ में ही थे ना। मुझे दो तारीख को जब पता चला कि इन्होंने रेड की, मेरे को जगाया गया होटल से, धवल का फोन आया था 10 साढ़े 10 बजे कि आप उठो, ये काम हो गया उनका। सैम ने मुझे बोला, वो तो मैं ऑलरेडी नंबर तो दे चुका था, इनका कांटेक्ट तो पहले ही करा चुका था। फिर मनीष भानुशाली ने कहा कि शाहरुख का लड़का है। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे 2-2:30 बजे के करीब सैम का फोन आया, भैया कुछ वो ये है क्या तुम्हारा? मतलब मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है, आप लोग तीनों बात कर लो, जो भी है आप कर लो। तो इनकी कहाँ मीटिंग हुई कहाँ नहीं, मुझे कुछ आइडिया नहीं। सुबह 8:30 बजे फोन आया मुझे कि भाई 50 लाख रुपए टोकन मिल रहे, तो प्रभाकर को दे रहे। तो प्रभाकर ने मेरा कांटेक्ट किया। इन्हीं आरोपों की जांच करने के लिए एनसीबी के अधिकारी ज्ञानेश्वर सिंह मुंबई पहुंचे हुए हैं, जिन्होंने उन तमाम जगहों का मुआयना किया जहां ये कथित वसूली की डील हुई। और इसके अलावा उन्होंने इस केस के मुख्य गवाह प्रभाकर सैल को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। अपने वकीलों की टीम के साथ प्रभाकर सैल पहुंचा। प्रभाकर सैल को एनसीबी अपना सबसे प्रमुख गवाह बता रही है, क्योंकि उसकी गवाही के आधार पर पूरा केस टिका हुआ है। मास्टर स्ट्रोक में अब हम आपको उस फ्लैशबैक में लेकर जाना चाहते हैं जहां देश का आम आदमी कभी नहीं जाना चाहेगा। क्या तारीख है आज? 8 नवंबर 2021। ठीक 5 साल पहले आज ही के दिन रात को 8 बजे देश में नोटबंदी की घोषणा हुई थी। देश से 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए थे। 500 के तो नए नोट छप गए, लेकिन 1000 के नोट बंद हो गए और उनकी जगह 2000 के नोट छप गए। लेकिन ये सब हम आपको इसलिए याद दिला रहे हैं क्योंकि आप भी ये जानना चाहते होंगे कि 5 साल के बाद नोटबंदी की रिपोर्ट क्या कहती है। आपने भी तब ये सवाल ज़रूर पूछा होगा कि नोटबंदी की ज़रूरत क्या थी। सरकार ने इसके पक्ष में अपने कई सारे तर्क रखे थे, लेकिन उन तर्कों का 5 साल बाद हुआ क्या है, ये जानने के लिए आज मास्टर स्ट्रोक की स्पेशल रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। ठीक 5 साल पहले 8 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण के बाद उसी दिन आधी रात से 500 और 1000 रुपए के नोट चलन से बाहर हो गए थे। और उसके बाद पूरे देश ने बैंकों के बाहर लंबी लंबी लाइनें देखी। अगले कई महीनों तक देश की आम जनता पुराने नोट बदलवाने और नए नोट पाने के लिए बैंकों के चक्कर काटती रही थी। उस वक्त केंद्र सरकार ने इसके पीछे कई तर्क दिए थे, कई वजहें बताई थी। सरकार ने कहा था इससे काले धन पर लगाम लगेगी, देश में भ्रष्टाचार कम होगा, गैर कानूनी लेन देन पर अंकुश लगेगा, फेक करेंसी का चलन कम होगा, बेनामी संपत्ति रखने वालों पर शिकंजा कसेगा,
आतंकवाद पर नकेल कसी जा सकेगी। साथ ही साथ डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलेगा। उस वक्त देश के आम लोग परेशान थे, लेकिन लोगों ने फिर भी सरकार पर भरोसा किया। अब नोटबंदी के 5 साल बीत जाने के बाद सवाल ये उठता है कि इन 5 सालों में आखिर क्या कुछ बदला। नोटबंदी एक ऐसा मुद्दा है जिसे हथियार बनाकर विपक्ष ने वक्त वक्त पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। आज एक बार फिर कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी जैसे दलों ने नोटबंदी के बहाने मोदी सरकार पर सवाल दागे। प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, अगर नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ? काला धन वापस क्यों नहीं आया? अर्थव्यवस्था कैशलेस क्यों नहीं हुई? आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं हुई? और महंगाई पर अंकुश क्यों नहीं लगा? ये यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो गले में नोटों की माला और हाथों में तख्ती बैनर लेकर मोदी सरकार से नोटबंदी का हिसाब मांगने के लिए दिल्ली की सड़कों पर उतरे हैं। सरकार से हिसाब मांग रहे, सरकार से हिसाब मांग रहे। सरकार ने जो बात किया था, बड़े बड़े बात किया था, सरकार ने काला धन कम होगा, आतंकवादी कम हो जाएगा, देश विकास बढ़ेगा, डिजिटलाइजेशन के बात हुआ था। ये किसी के बारे में सरकार आज तक नहीं, एक बात नहीं बता पाया। किस तरीके के छोटे छोटे बिजनेसमैन को खत्म करने का काम ये, इस नोट बैन से लोग मरे, नोट बैन से देश का जो जीडीपी गिरे, नोट बैन से जो इस देश का युवा जो बेरोजगारी हुआ है, इसके बारे में आज तक हिसाब नहीं दिया। जब तक हिसाब नहीं देगा तब तक लड़ने का काम। मौसम चुनावी है, यूपी में विधानसभा चुनाव करीब है, इसलिए अखिलेश यादव भी कहां पीछे हटने वाले। अखिलेश ने कहा, नोटबंदी की 5वीं बरसी पर भाजपा उनका खुलासा करे जो काला धन लेकर विदेश फरार हो गए या वहां जो बसे। न काला धन रुका, न भ्रष्टाचार, न आतंकवाद। नोटबंदी से अर्थव्यवस्था और आय बढ़ने का भाजपाई दावा अगर सच होता तो आयकर संग्रहण बढ़ता, पर बढ़ा काला धन। जरूरत नोटबंदी की नहीं, खोटबंदी की है। उधर कपिल सिब्बल ट्वीट करके कह रहे हैं कि नोटबंदी जुमला थी और साथ ही आंकड़े भी दे रहे हैं। सिब्बल ने कहा, 2016 में देश की जीडीपी का 12% कैश सर्कुलेशन में था, जबकि नोटबंदी के 5 साल बाद 2021 में जीडीपी का 15% कैश सर्कुलेशन में है। आज भारत की अर्थव्यवस्था की 5वीं बरसी है। आज ही के दिन अर्थव्यवस्था को रौंद दिया गया था। आरबीआई खुद मानता है कि 2016 8 नवंबर को जितना कैश पब्लिक के पास था, उससे बढ़कर आज 57.48% बढ़ गया है। ये क्या साबित करता है कि नोटबंदी से न तो कैशलेस इकोनॉमी आई, न आतंकवाद घटा। कल आपने देखा श्रीनगर में पुलिस वाले की हत्या कर दी गई। रोज कश्मीर में आतंकवाद झेलना पड़ रहा है कश्मीरियों को और सुरक्षा बलों को। 3 उद्देश्य बताए गए थे नोटबंदी के। सबसे पहला कि काला धन समाप्त करेगी, दूसरा भ्रष्टाचार रोकेगी, तीसरा जो आतंकवाद को पैसा जाता है उसके ऊपर लगाम कसी जाएगी। 5 साल में एक भी उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। कुछ लोग अभी भी जो है वो कुछ काले धन के कुबेर अभी भी जो है वो डिमोनेटाइजेशन के झटके से उबर नहीं पा रहे हैं। वो जब हर सालगिरह होती है, हर वर्षगांठ पे वो जो है वो डिमोनेटाइजेशन का जो झटका है उनको याद कराएगा, क्योंकि कांग्रेस उसी डिमोनेटाइजेशन की वजह से आज नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गई है। विपक्ष के आंकड़े किस बात की गवाही दे रहे हैं कि देश में करेंसी नोटों का सर्कुलेशन जो है वो बढ़ा है, लेकिन इसके पीछे एक वजह ये भी है, कही जा रही है कि कोरोना महामारी के दौरान लोगों ने एहतियात के तौर पर कैश रखना बेहतर समझा और इसी वजह से कैश सर्कुलेशन बढ़ गया। लेकिन सच ये भी है कि देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी हुई है। जुलाई 2021 में डिजिटल ट्रांजैक्शन करीब 6,06,281 करोड़ रुपए का था। अगस्त 2021 में यह करीब 6,39,116 करोड़ रुपए हुआ। सितंबर 2021 में 6,54,351 करोड़ हुआ और अक्टूबर 2021 में डिजिटल ट्रांजैक्शन 7,71,444 करोड़ से ज्यादा था। इसी तरह देश में आयकर दाता जो है वो भी बढ़े।
कैसे? जिस साल नोटबंदी हुई उस साल टैक्स पेयर की संख्या क्या थी? 7,42,49,558। उसके अगले ही साल ये संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 8,45,21,487। आधिकारिक आंकड़े ये कहते हैं कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई जैसे माध्यमों से डिजिटल भुगतान बहुत ज्यादा बढ़ गया है। हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, जहां कुछ ही महीनों के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं। पॉलिटिकल पंडित अभी तक भले ही योगी आदित्यनाथ को निर्विवादित नेता बता रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए इस बार की राह इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि दावा है कि बीजेपी से पश्चिमी यूपी के किसान नाराज चल रहे हैं। पश्चिमी यूपी में विधानसभा की 136 सीटें हैं, जिनमें 120 सीटों पर किसान वोटर्स की संख्या अच्छी खासी है। अब ये बात भी साफ है कि बगैर पश्चिमी यूपी जीते बीजेपी यूपी में सरकार नहीं बना पाएगी। तो फिर यूपी में बीजेपी की नैया पार कैसे होगी? आज से बीजेपी ने कैराना के बहाने यूपी में चुनावी समीकरणों को साधना शुरू कर दिया है। ये वही कैराना है जहां 5 साल पहले कई सारे हिंदू परिवारों का पलायन हुआ था। अब यहां तस्वीर बहुत बदल गई है, इसीलिए बीजेपी इसी कैराना को नजीर के तौर पर सामने रख रही है और एक बार फिर पश्चिमी यूपी के हिंदू वोट बैंक को साधने में जुट गई है। जिन लोगों ने भी इस केंद्र को उजाड़ने का दुस्साहस किया है, मारीच और सुबाहों की तरह उनकी दुर्गति हुई है और मारीच और सुबाहों की तरह ही उनको आने वाले समय में इसी दुर्गति का शिकार भी होना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये तो विश्वामित्र का यज्ञ है, ये धर्म चक्र है। ये चक्र ऐसा मोदी जी ने घुमा दिया है, जो लोग कल तक मंदिर जाने में संकोच करते थे, आज उनका टीका इतना बड़ा लगता है, तिलक इतना बड़ा लगाते हैं कि जैसे यही सबसे बड़े हिंदू हैं। ये धर्म चक्र है, ये धर्म चक्र है। उत्तर प्रदेश की सियासत में धर्म चक्र ही नहीं, काल चक्र भी अपनी धुरी पर घूमकर एक बार फिर उसी कैराना पर लौट आया है, जो कैराना 2017 के चुनावों में एक बड़ा मुद्दा बनकर सामने आया था। दंगा, खौफ और पलायन के तमाम जख्म समेटे उसी कैराना में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब दहाड़ रहे थे तो वो यूं ही नहीं था। इन शब्दों के पीछे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी का वो सियासी समीकरण है जिसके नफा नुकसान का गणित पिछले काफी वक्त से समझा बूझा जा रहा है, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ के भाषण में किरदार थे कैराना के लोग, निशाने पर थी समाजवादी पार्टी और मकसद था पश्चिमी यूपी में बीजेपी की एक सियासी पिच तैयार करने की कोशिश, जो बीजेपी के लिए आने वाले विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने खड़ी है। मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो या फिर कैराना का पलायन, ये हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि प्रदेश और देश के आन मान और शान पर आने वाली आंच का मुद्दा रहा है। और हम लोग जब सत्ता में नहीं थे तब भी हम लोग कहते थे कि इस प्रकार की कायराना हरकतों को हम स्वीकार नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कैराना पहुंचे तो सबसे पहले वो एक ऐसे परिवार के बीच में नजर आए जिसने करीब 5 साल पहले अपराधियों के खौफ से कैराना से पलायन किया था। इस हिंदू परिवार के बीच योगी का जाना सिर्फ कैराना के लोगों में भरोसा पैदा करने की चाहत नहीं थी, इसके जरिए हिंदू वोट बैंक को भी बड़ा संदेश देने की कोशिश थी। जब मुजफ्फरनगर में 2 निर्दोष नौजवान मारे जाते हैं तब लोगों को जाति नजर नहीं आ रही थी,
हिंदुओं के घर जलाए जा रहे थे, तब ये जातिवाद की राजनीति करने वाले, तब इनको जाति नजर नहीं आ रही थी। ये धर्म चक्र है, इसी के लिए कहा गया है धर्म चक्र प्रवर्तनाय की बात इसीलिए कही गई है। ये चक्र तो धर्म का घूमता है, ये चक्र ऐसा मोदी जी ने घुमा दिया है, जो लोग कल तक मंदिर जाने में संकोच करते थे, आज उनका टीका इतना बड़ा लगता है, तिलक इतना बड़ा लगाते हैं कि जैसे यही सबसे बड़े हिंदू हैं। जिन लोगों ने भी इस केंद्र को उजाड़ने का दुस्साहस किया है, मारीच और सुबाहों की तरह उनकी दुर्गति हुई है, और मारीच और सुबाहों की तरह ही उनको आने वाले समय में इसी दुर्गति का शिकार भी होना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। योगी के इन शब्द बाण का निशाना समाजवादी पार्टी थी, अखिलेश यादव थे और यूपी में उनकी तत्कालीन सरकार थी, और इसकी वजह भी साफ थी। कैराना यूपी के शामली जिले का एक कस्बा है, जहां की कुल आबादी करीब 89,000 है। इसमें हिंदुओं की जनसंख्या 16,320 है और मुस्लिम आबादी 71,863, यानी कुल आबादी का करीब 18.3% हिंदू हैं और बाकी के 81% मुस्लिम। यानी ये वो मुस्लिम बहुल इलाका है जिस पर समाजवादी पार्टी तो अधिकार समझती आई है, और अब ओवैसी की नजर भी इन पर है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब यहाँ बोल रहे थे तो वो कैराना के बहाने पश्चिमी यूपी के हिंदू वोटर्स को संदेश देने की कोशिश कर रहे थे। योगी को इस बात का पूरा एहसास था कि कैराना से ये वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहाँ के दंगों ने पूरा सियासी खेल पलट दिया था। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले जब कैराना से हिंदुओं के पलायन का मुद्दा उछला तो दावा किया गया कि करीब 300 हिंदू परिवार कैराना छोड़कर चले गए हैं। उस वक्त ही अखिलेश यादव सरकार ने पलायन के दावों को खारिज किया था, लेकिन चुनाव हुए तो इसका सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल गया। योगी के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक बार फिर सबसे बड़ी चुनौती है। एक तो ये मुस्लिम और जाट बहुल इलाका है। कृषि कानून से काफी किसान पहले ही नाराज हैं। जाट समुदाय के लोगों की नाराजगी जग जाहिर है। गन्ना की कीमतों में मांगों के अनुसार बढ़ोतरी नहीं हुई है, और समाजवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन हुआ तो बीजेपी की मुश्किल और बढ़ जाएगी। जाति और धर्म वाले समीकरण के लिहाज से देखें तो पश्चिमी यूपी की कुल आबादी 7 करोड़ 12 लाख है। इसमें हिंदू 72% हैं और मुस्लिम करीब 26%। पिछले लोकसभा चुनाव में जाट समुदाय के लोगों ने बीजेपी को जमकर वोट दिया था, और इसीलिए बीजेपी एक बार फिर पश्चिमी यूपी के हिंदू वोट बैंक पर नजर गड़ाए हुए है। मेरा यह दायित्व बनता है कि हर पीड़ित व्यक्ति से मैं मिलूं, और पीड़ित अगर हिंदू है तो उससे मिलना गुनाह नहीं है। कैराना में सीएम योगी ने कई ऐलान भी किए। जनपद शामली में 114 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिसे 426 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है। साथ ही कई योजनाओं के लाभार्थियों को चेक भी बांटे। दंगा पीड़ित परिवारों को मरहम भी लगाया। कहा जिन लोगों ने यहां से पलायन किया उन्हें फिर यहां बसाने के लिए मुआवजा दिया जाएगा, और अपराधियों को कड़ा संदेश भी दिया। कैराना कस्बे में यहाँ के व्यापारी और यहाँ के नागरिकों को पलायन करने के लिए मजबूर करने वाले अपराधी आपने विगत 4.5 वर्ष के अंदर देखा होगा, स्वयं पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। किसी अपराधी और किसी माफिया की हैसियत नहीं कि वो सिर उठा करके सड़कों पर चल सके। धमकी की बात तो दूर, किसी व्यापारी और निर्दोष नागरिक पर गोली मारने का दुस्साहस किया तो वह गोली उस व्यापारी और उस नागरिक पर तो नहीं लगी, लेकिन उल्टी उसकी छाती को बेचते हुए उसको दूसरे लोग की यात्रा को भी भेज दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने कैराना से पश्चिमी यूपी में अपना सबसे बड़ा दांव चला है, जो इस बात का संकेत है कि बीजेपी पश्चिमी यूपी में हथियार डालने के मूड में कतई नहीं है। कृषि कानून के चलते चाहे बीजेपी के विरोधी वहां पर जितना भी माहौल बनाने की कोशिश करे, बीजेपी ने पश्चिमी यूपी में अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। ये सच है कि इस बार अखिलेश यादव भी
अच्छे खासे मजबूत दिखाई दे रहे हैं, काफी मजबूती से चुनावी मैदान में उतरे हैं। और बीजेपी के लिए इस बार का चुनाव इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि 2022 के नतीजों का असर 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा। बीजेपी और योगी आदित्यनाथ दोनों को इस बात का अच्छे से अंदाजा है और इसीलिए पार्टी में योगी की पोजीशनिंग उसी लिहाज से की जा रही है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में इस बार योगी आदित्यनाथ ने राजनीतिक प्रस्ताव रखा है। ये बीजेपी में उनके बढ़ते राजनीतिक प्रभाव का संकेत है। ऐसा करके बीजेपी ने एक तीर से बहुत सारे निशाने साधे हैं। एक तो विरोधियों को यह संदेश दिया कि योगी के लिए पार्टी यूपी में जी जान लगा देगी। दूसरा संदेश पार्टी के भीतर उन लोगों के लिए था जिनके मन में कहीं ये ख्याल था कि यूपी में पार्टी योगी का विकल्प तलाश रही है। तीसरा संदेश उन लोगों के लिए था जो इस बात को हवा दे रहे थे कि दिल्ली और लखनऊ के बीच दूरियां पैदा हो गई हैं। पीएम मोदी पहले भी कई बार अलग अलग मंचों से योगी की तारीफ कर चुके हैं। अमित शाह कह चुके हैं कि 2022 में योगी की जीत ही 2024 में मोदी की जीत है। अब कार्यकारिणी की बैठक में योगी का बढ़ा हुआ कद ये गवाही दे रहा है कि वो पार्टी में अघोषित नंबर 3 है और यूपी में योगी का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन योगी के विरोधियों को ये पसंद नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव हो या फिर ओवैसी, वो उन्हें हर मुद्दे पर घेरने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब्बाजान, भाईजान, हनुमान जी जनजाति थे, हनुमान जी जाट थे, ये उनकी बात है। और मैं चुनौती देता हूं आपको, आपके माध्यम से योगी जी को, एक ऐसी योजना योगी जी बता दे जो पिछले 5 साल में उन्होंने सोची हो और पूरा उसको कंप्लीट कर लिया हो। एक ऐसी योजना आपके पास बताने को कुछ है ही नहीं। जब आपके पास बताने को कुछ नहीं है तो ये अंतिम हथियार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो उन्होंने शपथ ली है कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पर, वो हम उनको ये कहता है कि आप सबसे बड़े इंडियन बनेंगे। कि भारत के विभाजन के बाद अगर 50,000 लोग अपने घर से बेघर हुए तो मुजफ्फरनगर कांड के बाद हुए और ये मुख्यमंत्री उसको आन बान शान से जोड़ता है। कूपर आज हमने लोगों से इसी मसले पर सवाल पूछा। कैराना कार्ड से योगी को पश्चिमी यूपी में कितना फायदा मिलेगा? हमारा हैशटैग इस सवाल को लेकर था योगी कैराना कार्ड। इस मुद्दे पर हमें जो है ऋषभ मिश्रा की राय मिली। मास्टर स्ट्रोक के इस एडिशन में हमने शामिल करने का उनकी इस राय को फैसला किया है। उन्होंने क्या लिखा है? ऋषभ लिखते हैं, पश्चिमी यूपी का कैराना विधानसभा क्षेत्र हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। यहाँ पर इस बार कैराना विधानसभा से बेरोजगार लोगों के पलायन का मुद्दा काफी चर्चा में रहेगा। बीजेपी इसमें अपने मास्टर ब्लास्टर प्लान को सीक्रेट रखेगी। मास्टर स्ट्रोक की स्टोरी में आप भी अपनी राय जो है वो सुन सकते हैं, देख सकते हैं। अगर कूपर एबीपी न्यूज़ द्वारा बनाया गया हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी राय रखें। इसके लिए आपको करना क्या है, @ABP न्यूज़ हैंडल को फॉलो करना है। रोज़ का एक मुद्दा आपको वहां पर उस टाइमलाइन पर नजर आएगा और आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। जो सबसे बेस्ट राय होगी उसे रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक में हम दिखाएंगे। में एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ उनके ही डिपार्टमेंट ने जांच शुरू कर दी है। आज दोपहर में एनसीबी की विजिलेंस टीम ने प्रभाकर सैल को पूछताछ के लिए बुलाया है, जिसने वसूली के ये आरोप लगाए हैं। और पिछले करीब 7.5 घंटे से एनसीबी के अधिकारी अभी भी प्रभाकर सैल से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। उनके वकील ने मीडिया के सामने आकर एक बयान दिया है, वो बयान आप सुनिए। एफिडेविट जो था वो हम लोगों ने ऑलरेडी रिटर्न में दिया था, लेकिन अभी थोरोली इंट्रोगेशन चालू है। टाइम टू टाइम जो चीज़ें हो चुकी है वो डिटेल में रिटर्न ले रहे हैं, उसके बाद में वो मैच करके दे रहे हैं। जो एनसीबी के हम लोगों ने जो एनसीबी का एविडेंस दिए वो प्रॉपर मैच करके दे रहे हैं टाइम और डेट के साथ में, कि ये टाइम मैच हो रहा है, ये आदमी मैच हो रहा है, ये चीज़ें मैच हो रहे हैं, उसमें गाड़ी है, उसमें पैसे का बैग है, ये सब कुछ मैच करने के लिए उनको थोड़ा टाइम जा रहा है। तो ये सैल के वकील थे तुषार, जो इस वक्त सारी जानकारी दे रहे थे कि पूछताछ अभी भी चल रही है। ABP News,
आपको रखे आगे।